नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मायके में जिंदगी पार नहीं होती। सवेरे सवेरे अम्मा की आवाज़ से अचानक मेरी नींद खुली तो देखा तो नौकरों को अलग अलग निर्देश दे रही हैं। पूरे घर में हलचल मची थी। आज गरीब रथ से जया दीदी आने वाली है। जया दीदी हम बहनों में से सबसे बड़ी हैं। उनकी शादी बहुत ही ऊंचे खानदान में हुई है। साथ में दोनों बच्चे व जीजा जी भी आ रहे हैं। अम्मा चाहती हैं कि इंतज़ाम में कोई कमी ना हो। तभी बाबूजी की आवाज़ आई, अरे बैठक की चादर बदली कि नहीं, मेहमान आने ही वाले होंगे, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। तभी अम्मा की नज़र मुझ पर पड़ी। अरे नैना, तू ऐसे ही बैठी है और यह क्या, सोनू तो एकदम गंदा है। चल जा, तू भी तैयार हो जा और सोनू को भी ढंग से तैयार कर देना, वरना मेहमान क्या कहेंगे। अम्मा की बातें सुनकर मन बहुत बेचैन हो गया। मैं भी शादी के बाद जब एक दो बार आई थी तब घर का माहौल ऐसा ही रहता था। पहली बार जब मैं शादी के बाद मायके आई थी तब सब कैसे खुश हुए थे, क्या खिलाएं, कहाँ बिठाएं। लग रहा था जैसे मैं कभी आऊँगी ही नहीं। लेकिन कितने दिन ऐसा आदर सत्कार मुझे मिला। ससुराल जाते ही सबको मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया। कुछ दिनों तक तो उन लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, फिर बहाने से यहाँ लाकर बैठा दिया। दरअसल मुझे सफ़ेद दाग की बीमारी थी जिसे छुपाकर मेरी शादी की गई थी। फिर घर की प्यारी बेटी जो पिता की आंखों का तारा, माँ के लिए नाज थी, वह मायके आ गई। जो पिता मेरा दिल से इलाज करवाते थे, उन्हें अब मेरी ज़रूरी दवाएं भी बोझ लगने लगी। माँ को शर्म आने लगी कि पास पड़ोस वाले कहेंगे कि बेटी मायके में आकर ही बस गई। अभी यह लड़ाई चल ही रही थी कि मेरे ऊपर एक और बोझ आ गया। जब मैं माँ बन गई, नाती के जन्म की जैसी खुशी होनी चाहिए थी वैसे किसी में नहीं थी। बस एक फॉर्म पूरा किया गया। धीरे धीरे सोनू 3 साल का हो गया। तब मैंने भी ठान ली कि ऐसे बैठकर ताने सुनने से अच्छा है कुछ काम किया जाए। सिलाई, कढ़ाई और पेंटिंग का शौक मुझे शुरू से ही था। शादी के पहले मैंने सिलाई का कोर्स भी किया था। मैं अगल बगल की कुछ लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। उनको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगा तो धीरे धीरे और लड़कियां आने लगी। इस तरह मेरा सिलाई सेंटर चल निकला। ढेर सारी लड़कियां मुझसे सिलाई सीखने आने लगी और अच्छी कमाई होने लगी। सोनू के 4 साल का होने पर मैंने उसे पास के प्ले स्कूल में भर्ती करा दिया। अब मेरे पास समय भी काफ़ी बचने लगा। इसका सदुपयोग मैं अपने सिलाई सेंटर में किया करती थी। धीरे धीरे एक मान्यता प्राप्त सेंटर हो गया। अभी जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी थी कि भैया की शादी हो गई। भाभी घर में आई तो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, मगर धीरे धीरे उनको मेरा वहाँ रहना नागवार गुजरने लगा। मगर सोनू के लिए कुछ भी करती तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। शुरू में तो मैं कुछ नहीं कहती थी, लेकिन बाद में खुलेआम विरोध करने लगी। एक दिन तो हद हो गई। बाबूजी बाजार से सोनू के लिए खिलौने ले आए। उन्हें देखते ही भाभी एकदम चिल्लाकर बोली, बाबूजी घर में अब यह फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस महंगाई में घर चलाना ऐसे ही मुश्किल हो गया है। ऊपर से आप आए दिन सोनू पर फिजूल खर्ची करते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि घर की माली हालत खराब थी। भैया कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर और बाबूजी को तो अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। लेकिन भाभी की बातें इतनी बुरी नहीं लगी जितना बुरा बाबूजी का चुप रहना लगा। बाबूजी का ना बोलना मुझे भीतर तक घेर गया। मैं सोचने लगी, क्या बाबूजी पुत्र प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि बहू की बातों का विरोध तक नहीं कर सकते। उन्हीं बाबूजी की तो मैं भी संतान थी। मेरा मन आत्मग्लानि से भर गया। क्या शादी के बाद लड़कियां इतनी पराई हो जाती हैं कि माँ बाप पर भी उनका हक नहीं रहता। खैर, जैसे तैसे मन को मनाकर मैं फिर सामान्य हो गई। सोनू को स्कूल भेजना और मेरा सेंटर चलाना जारी रहा। मेरा सिलाई सेंटर दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था। अब
आसपास के गांव की लड़कियां और महिलाएं भी आने लगी थी। मेरी कमाई अब अच्छी होने लगी थी, इसीलिए मैं हर महीने कुछ रुपए माँ के हाथ पर रख देती थी। शुरू में तो माँ ने मना किया, परंतु मेरे कहने पर कि अगर मैं लड़का होती और कमाती रहती तो तुम पैसे लेती ना माँ मान गई थी। कुछ पैसे मैं भविष्य के लिए बैंक में भी जमा करा देती थी। किसी तरह जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। घर में भाभी की चिक चिक अभी भी जारी थी। माँ पिताजी के पुत्र प्रेम से भाभी का दिमाग एकदम चढ़ गया था। अब तो वो अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगी थी। हालांकि माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और घर का कामकाज भी करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे माँ को उन्होंने एकदम बैठा दिया था। भाभी को यह सब फिजूल खर्ची लगती थी, इसीलिए उन्होंने माँ को धीरे धीरे रसोई से भी दूर कर दिया था। मैं तो उन्हें फूटी आँख नहीं सुआती थी। मुझे देखते ही वे बेवजह अपने बच्चों को मारने पीटने लगती थी। एक दिन मैं दोपहर को सिलाई सेंटर से खाना खाने घर पहुंची तो बाहर बहुत धूप थी। सोचा था घर पहुंचकर आराम से खाना खाऊंगी। हाथ मुंह धोकर खाना लेकर बैठी ही थी कि भाभी ने गुनगुनाना शुरू कर दिया कि कितना आराम है, बैठे बैठे आराम से खाना जो मिल जाता है। मुफ्त के खाने की लोगों को आदत लग गई है। अरे जितना खर्च इसमें लगता है उतने में तो हम 2 नौकर रख लें। फिर मुझसे खाना बिल्कुल नहीं खाया गया। हालांकि जितना बन पाता था मैं सुबह किचन का काम करके ही सिलाई सेंटर जाती थी, लेकिन भाभी को तो मुझसे बैर था, इसलिए हमेशा मुझसे ऐसी ही बातें बोलती रहती थी। लेकिन उस दिन उनकी बात मेरे दिल को चीर गई और मैंने सोच लिया कि अब बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसी क्षण मैंने फैसला कर लिया कि अब इस घर में नहीं रहूँगी। कुछ दिन बाद छोटे से 2 कमरों का घर तलाश कर मैंने अम्मा बाबूजी के घर को छोड़ दिया। हालांकि घर छोड़ते समय माँ ने हल्का विरोध किया था, लेकिन कब तक मन मार के मैं बर्दाश्त करती, इस घर में रहती। नए घर में आने के बाद मैं नए उत्साह से अपने काम में जुट गई। अपने घर की याद तो बहुत आती थी, मगर फिर सोचती कैसा घर जहाँ मेरी कोई कीमत ही नहीं है। खैर मैंने अपने मन को पूरी तरह से अपने काम में संभाल लिया। सिलाई सेंटर में लड़कियों की भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तो सेंटर की एक शाखा और खोल ली। सोनू भी दिनों दिन बड़ा हो रहा था और पढ़ाई में जुटा था। पढ़ने में वह काफ़ी होशियार था, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता था। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। अम्मा बाबूजी का हालचाल फ़ोन से पता चल जाता था। कभी कभार सोनू से मिलने के लिए वे आ भी जाते थे। मैंने अभी एक बुटीक भी खोल लिया था, जिसे हमारे सेंटर की लड़कियां और महिलाएं मिलकर चला रही थी। मेरा बुटीक ऐसा चल निकला कि मुझे कपड़ों के निर्यात का ऑर्डर मिलने लगा। मैं बहुत खुश थी कि मेरी वजह से कई महिलाओं को रोजगार मिला था। अब सोनू भी MBA करके मेरे आयात निर्यात का काम देखने लगा था। उसके बारे में मुझे एक चिंता थी कि उसकी शादी कर दूं। एक दिन मेरे मायके की गीता आंटी मिली, कहने लगी कि तुमको पता है तुम्हारे मायके में क्या चल रहा है। मेरे इनकार करने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाबूजी पर बहुत अत्याचार करती है। तुम्हारा भाई तो कुछ बोलता ही नहीं। अभी कल तुम्हारे बाबूजी मुझसे मिले थे, वह किसी वृद्ध आश्रम का पता पूछ रहे थे। जब मैंने पूछा कि वह वृद्ध आश्रम क्यों जाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस घर में एकदम नहीं रहना चाहता हूँ। बहू का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। यह सुनकर मैं रोने लगी। मेरे अम्मा बाबूजी की ऐसी हालत हो गई और मुझे पता भी नहीं चला तो मेरा मन धिक्कार उठा। यहाँ मेरी वजह से कई परिवार चल रहे थे और वहाँ मेरे अम्मा बाबूजी की यह हालत हो गई। रात को ही मैंने फैसला कर लिया, अब बहुत हुआ और नहीं, अम्मा बाबूजी को यहाँ ले आऊँगी। अगले ही दिन गाड़ी लेकर मैं सोनू उनको लाने के लिए घर गए। हमें देखकर वे रोने लगे। हमने उन्हें चुप कराया और फिर साथ चलने को कहा। अभी वे कुछ बोलते उससे पहले ही वहाँ भाभी आ गई और अपना रोना धोना
चालू कर दिया। बाबूजी ने उनकी तरफ देखा और शांति से बस इतना कहा, हमें जाने दो बहू। अम्मा। बाबूजी गाड़ी में बैठ गए और मेरे साथ रहने लगे। मुझे लगा आज मैं हवा में उड़ रही हूँ। आज मैंने जिंदगी की जंग को जीत लिया था। दोस्तों, एक बहू जो अपने सास ससुर को या नन को तकलीफ देती है वह क्यों भूल जाती है? वो भी तो एक औरत है जो दूसरी औरत को तकलीफ दे सकती है। जो भाभी बनकर अपने सास ससुर का बुरा करती हैं, वही बेटी बनकर अगर उनके माँ बाप के साथ हो तो उनको बुरा क्यों लगता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।